हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज हम करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर के पार्ट 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 31, दिस इज अबाउट सर्टेन वर्ड्स आर ऑलवेज फॉलोड बाय द प्रीपोजिशन टू। टू कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसके बाद ओनली टू यूज होता है। वो कौन कौन से वर्ड्स हैं चलिए देख लेते हैं। प्रेफर, सुपीरियर, इंफीरियर, इंजूरियस, जूनियर, एंसिलियरी, एडिक्टेड, सीनियर, एक्सटीरियर, नोन, अल्टीरियर, पोस्टीरियर। तो ये सारे वर्ड्स हम कहाँ पर यूज करते हैं? हम हमें जहाँ पर भी एडजेक्टिव के चैप्टर्स में हम जब भी कंपैरिजन करते हैं, इन केस ऑफ कंपैरिजन, तो हम मैक्सिमम टाइम क्या यूज करते हैं? दैन। लेकिन कुछ कुछ वर्ड्स जो कि हम मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है, तो इनके बाद हमें दैन यूज नहीं करना है। ओनली एंड ओनली टू। दैन को हम यूज यहाँ पर नहीं करेंगे। जैसे कि हम अगर कहते हैं राम इज टॉलर देन यू, तो यहाँ पर टॉलर था इसलिए यहाँ पर डैन आ गया। लेकिन अगर हम ये कहते हैं राम प्रेफर कॉफी, तो यहाँ पर हम डैन नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? टू टी। ठीक है, तो प्रेफर के बाद यहाँ पर प्रेफर था इसलिए यहाँ पर टू आ गया। तो आपको बस ये वर्ड्स याद रखने हैं। कौन कौन से वर्ड्स हैं मैंने यहाँ पर टिक मार्क कर दिया, बस आप इनको याद कर लेना। ठीक है, और यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स भी है, आप चाहे तो देख भी सकते हैं इसे। और एक चीज यहाँ पर क्या कह रहा है कि मैरी एंड नोन, ये दो वर्ड्स भी अपने साथ हमेशा टू लेंगे। कहाँ पर? जब हम पैसिव वर्ड्स में इनको यूज करेंगे। ठीक है, इन केस ऑफ पैसिव वर्ड्स याद रखना, एक्टिव वर्ड्स में नहीं। जब भी हम पैसिव वर्ड्स में मैरी और नोन को यूज करेंगे पैसिव में, तभी हम इसके साथ टू लगाएंगे। तो एग्जाम्पल्स क्या है? रामा इज मैरिड टू सीता। तो देखो यहाँ पर ये जो पैसिव वर्ड्स, ठीक है, यहाँ पर एक्टिव में नहीं है ये। अब एक्टिव पैसिव हम कैसे समझेंगे? जब भी पैसिव होता है, इसका मतलब है पैसिव वॉइस में हमेशा इज, एम, आर इसके साथ वी थ्री होता है। लेकिन एक्टिव वॉइस में ऐसा नहीं होता। एक्टिव वॉइस में क्या होता है? या तो इज, एम, आर एज इट इज हो जाएगा, या फिर इसके साथ हम वर्ड का आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं एक्टिव वॉइस में। इज, एम, आर के बाद हमेशा वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है एक्टिव वॉइस में। एंड पैसिव वॉइस में जब भी हम ये देखते हैं कि इज, एम, आर के बाद वी थ्री आ रहा है, तो इसका मतलब हमें समझ जाना है कि सेंटेंस पैसिव में जा रहा है। और वहां पर हमें मैरिड एंड नोन के साथ टू लगाना है। ठीक है, ये चीज हमें एकदम याद रखनी है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट रूल की तरफ। रूल नंबर 32, यूज ऑफ एज एंड सो एज। एज हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस में हम एज यूज करते हैं, एंड सो एज हम नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज करते हैं। नेगेटिव मतलब जिस सेंटेंस का टोन नेगेटिव जा रहा है वहां पर हम लोग सो एज यूज करते हैं, और जिस सेंटेंस का भी टोन पॉजिटिव में जाता है वहां पर हम एज यूज करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज हिज ब्रदर। तो यहाँ पर कुछ नेगेटिव आपको देखने को मिला नहीं? यहाँ पर बस कंपैरिजन किया जा रहा है स्ट्रॉन्ग के बेसिस पे, कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बस यही बताया जा रहा है। तो यहाँ पर कुछ नेगेटिव सेंस नहीं कैरी कर रहा, तो यहाँ पर हमने एज यूज किया। लेकिन जब भी हम नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं, ही इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज हिज ब्रदर, तो यहाँ पर ये क्या हो गया? यहाँ पर हमने नेगेटिव सेंस में इसको यूज कर लिया। ही इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग, नॉट आ गया तो फिर ये नेगेटिव हो गया, तो फिर यहाँ पर हम सो एज यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही है, मतलब आपको इंडिकेटर्स देख के समझ जाना है कि वो वहाँ पर नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव होगा तो एज एज, अगर नेगेटिव होगा तो सो एज हम लोग लगाएंगे, बस इतना सा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। अच्छा, एक और चीज यहाँ पर कि ये जो दो चीज हमने पढ़ी, एज एंड सो एज, ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव डिग्री यूज करेंगे, ना ही कंपैरेटिव डिग्री और ना ही सुपरलेटिव डिग्री। ओके, ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट सा पॉइंट है जो आपको याद रखना है। सुपरलेटिव डिग्री, इन दोनों में से कुछ भी यहाँ पर नहीं होगा, ओनली एंड ओनली पॉजिटिव डिग्री होगा। जैसे कि एक एग्जांपल देख लेते हैं कि हम किसको कह रहे हैं। जैसे स्ट्रॉन्ग
stronger, strongest, ये हो गया सुपरलेटिव, दिस इज कॉम्पैरेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है। तो यहाँ पर हमेशा पॉजिटिविटी आएगा, नो कॉम्पैरेटिविटी एंड नो सुपरलेटिविटी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल, पोजीशन ऑफ ओनली इन अ सेंटेंस। तो ओनली एक ऐसा वर्ड है, ये जिस भी वर्ड के साथ बैठेगा उसी वर्ड को ये डिस्क्राइब करेगा। तो हम एक ही सेंटेंस में ओनली को डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पर प्लेस करके उसका मीनिंग हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल्स के थ्रू देख लेते हैं। ओनली ही लाइक्स मैंगो, तो यहाँ पर क्या हो गया, ओनली ही के साथ बैठा है, तो मतलब ये ही को डिस्क्राइब कर रहा है। कैसे, जैसे इसका इस सेंटेंस का मतलब बस यही हुआ कि सिर्फ और सिर्फ वो मैंगो पसंद करता है। अब यहाँ पर देखो कि ओनली लाइक्स मैंगो, तो ओनली यहाँ पर लाइक्स के पहले आ गया, तो इसका मतलब हो गया कि वो सिर्फ पसंद करता है मैंगो। ठीक है, अब थर्ड सेंटेंस में देखो, ही लाइक्स ओनली मैंगो, मतलब वो सिर्फ मैंगो पसंद करता है। तो फर्स्ट का मतलब हो गया कि सिर्फ वो मैंगो पसंद करता है। सेकंड का मतलब वो सिर्फ पसंद करता है मैंगो, मतलब मैंगो मैंगो के अलावा उसका कोई और पसंद नहीं है। और थर्ड में इसका क्या मतलब हुआ कि फ्रूट्स के अंदर वो पसंद तो बहुत कुछ करता है, लेकिन फ्रूट्स में वो मैंगो ही पसंद करता है। और यहाँ पर कह रहा है वो सिर्फ पसंद ही सिर्फ उसे मैंगो है। ठीक है, तो ये तीनों सेंटेंस का मीनिंग बिल्कुल अलग हो जा रहा है। तो बस इतना ही है कि जिस जिस वर्ड के साथ ओनली बैठेगा तो किसी को वो डिस्क्राइब करेगा। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ, पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स। तो यहाँ पर देखो, एडवर्ब के ना बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं, जिसमें कि यहाँ पर हम दो के बारे में पढ़ रहे हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड एडवर्ब्स ऑफ मैनर। फ्रीक्वेंसी हम किस किस वर्ड्स को कहते हैं, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम। तो जो यानी कि जो वर्ड हमें फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करता है इसी को कहते हैं हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब इसको हम कहाँ पर प्लेस करते हैं, बिफोर द मेन वर्ब एंड आफ्टर द टू बी वर्ब। ओके, बिफोर द मेन वर्ब के पहले एंड आफ्टर द टू बी वर्ब। मतलब टू बी वर्ब का मतलब क्या क्या होता है, टू बी वर्ब का मतलब होता है ई एम आर, ये हो गया हमारा टू बी वर्ब। तो इसके बाद आता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड इसके बाद हमारा आ गया मेन वर्ब। ओके, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल देखो, ही शी ऑलवेज गोज टू द जिम। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई टू बी वर्ब नहीं है, गोज है, डायरेक्ट एक मेन वर्ब है। और हमने यहाँ पर क्या पढ़ा कि हमेशा मेन वर्ब के पहले आए, तो यहाँ पर हमने शी ऑलवेज गोज टू द जिम, मेन वर्ब के पहले ऑलवेज को प्लेस किया। ठीक है, सेकंड सेंटेंस में ही इज ऑलवेज लेट टू वर्क। अब यहाँ पर देखो ये आ गया हमारा टू बी वर्ब, इज इज एक टू बी वर्ब है। तो इसके बाद हमें लिखना है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पर इज के बाद ऑलवेज आ गया। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं एडवर्ब्स ऑफ मैनर, जो कि कौन कौन से हैं, क्विकली, स्लोली। ठीक है, ये सारे सेंटेंसेस एडवर्ब ऑफ मैनर्स में आते हैं, जो कि मैनर्स को डिस्क्राइब करते हैं, मतलब कि कैसे कोई चीज कैसे हो रहा है उसको डिस्क्राइब करता है, तो उसको कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, अब ये कब आता है, ये आता है आफ्टर द मेन वर्ब एंड आफ्टर द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमेशा मेन वर्ब के बाद आता है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मेन वर्ब के पहले आएगा और एडवर्ब ऑफ मैनर हमेशा मेन वर्ब के बाद आएगा। फ्रीक्वेंसी प्लस मेन वर्ब प्लस मैनर, इस तरह से हम इस फॉर्मूला की तरह इसको याद रख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी मेन वर्ब और मैनर। फ्रीक्वेंसी के बाद मेन वर्ब और मेन वर्ब के बाद आएगा एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, अब एग्जांपल्स देखो, ही ड्राइव्स केयरफुली। तो केयरफुली केयरफुली एक मैनर है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो ये कहाँ पर आ गया, मेन वर्ब के बाद आ गया, ड्राइव्स इज अ मेन वर्ब और इसके बाद आ गया। अब लास्ट सेंटेंस देखो, शी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। तो फ्लुएंटली क्या है, एक मैनर है। ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर को डिस्क्राइब करता है और ये स्पीक्स इज मेन वर्ब, तो इसके बाद आ गया। इसके बाद यहाँ पर हमने फ्लुएंसी को प्लेस कर दिया। ठीक है, बस इतना ही आपको यहाँ पर याद रखना है इन दोनों के बारे में। अब आते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ, यूज ऑफ अनलेस एंड अनटिल। ये दिस इज वेरी सिंपल रूल। अनलेस हमेशा किसी कंडीशन के बारे में बात करता है एंड अनटिल हमेशा टाइम के बारे में बात करता है।
तो जहाँ पर भी टाइम रिलेटेड कुछ एक्शंस के बारे में बात हो रहा है तो वहाँ पर हमें अनटिल यूज करना है, बस इतना सा याद कर लो, अनटिल के बारे में इतना याद कर लो कि जहाँ पर भी टाइम की बात होगी वहाँ पर हम अनटिल यूज करेंगे, और अदरवाइज सारी चीज़ों में हम लोग अनलेस को यूज करेंगे। जैसे अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड, तो यहाँ पर देखो कोई टाइम की बातें नहीं हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है क्या, यहाँ पर कुछ टाइम के बारे में हमें कुछ बोला नहीं गया है, तो हम लोग यहाँ पर अनलेस यूज कर रहे हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस है वेट हेयर अंटिल आई रिटर्न। अब यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर एक टाइम के बारे में बता रहा है, भले ही यहाँ पर इस सेंटेंस में कोई टाइम का मेंशन ना हो, लेकिन आप सेंटेंस को समझो कि बोला जा रहा है कि वेट करो जब तक कि मैं वापस आऊँ। तो एक टाइम का सेंस यहाँ पर आपको मिल रहा है, तो इसलिए यहाँ पर हो गया until। ओके, ऐसे आपको सेंटेंस को पढ़ के उसको समझ के आपको वहाँ पर कौन सा रूल कहाँ पर अप्लाई करना है ये आपको डिसाइड करना है। तो पहले तो इंग्लिश को समझना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बाद आता है रूल्स। तो ऐसे ही मतलब आपको सेंटेंस को समझना पड़ेगा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टूल की तरफ। यूज ऑफ फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू। तो इसका मीनिंग हम देखते हैं कि कहाँ पर हम लोग इसे यूज करते हैं। तो पहले तो देखते हैं कि कहाँ पर हम लोग इसे यूज करेंगे। फ्यू, इसका मतलब है, इसका एक नेगेटिव मीनिंग जाता है, नेगेटिव सेंटेंस में हम इसे यूज करते हैं। ए फ्यू पॉजिटिव एंड द फ्यू को भी मतलब स्पेसिफिक केस, द फ्यू को छोड़ दो अभी के लिए, ये कुछ स्पेसिफिक केस में हम लोग यूज करते हैं स्पेसिफिक। और अभी के लिए इतना याद, और अभी के लिए इतना याद रखो कि फ्यू नेगेटिव, द फ्यू पॉजिटिव, ए फ्यू पॉजिटिव सॉरी, फ्यू नेगेटिव ए फ्यू पॉजिटिव। ओके, अब एग्जांपल्स देखो, फ्यू पीपल अटेंडेड द इवेंट। फ्यू एक नेगेटिव मीनिंग देता है, नेगेटिव सेंस डिस्क्राइब करता है, तो इस सेंटेंस का मीनिंग क्या हो जाएगा, फ्यू पीपल अटेंडेड द मीटिंग, अटेंडेड द इवेंट, तो इसका मतलब है ज्यादा कोई नहीं आए, आया इवेंट पर। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे लिखते कि अ फ्यू पीपल अटेंडेड द मीटिंग, तो इसका मतलब पॉजिटिव सेंस होता, तो इसका मतलब होता कि बहुत सारे लोगों ने मीटिंग को, इवेंट को अटेंड किया। और क्योंकि यहाँ पर क्यों लिखा है तो इसका मतलब ही बदल जाएगा, इसका मतलब क्या होगा कि ज्यादा कुछ नहीं, ज्यादा लोगों ने मीटिंग को अटेंड नहीं किया, इवेंट को अटेंड नहीं किया, ज्यादा लोगों ने नहीं किया। समझ रहे हो आप मेरी बात को। इसके बाद आता है अ फ्यू स्टूडेंट पास द एग्जाम। तो अ फ्यू पॉजिटिव सेंस कैरी करता है, तो इसका मतलब हो जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा कि बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एग्जाम को पास किया है। ओके, अब लास्ट वाला देखो, द फ्यू बुक्स, मतलब एक स्पेसिफिक केस की बात हो रही है। द फ्यू बुक्स आई हैव आर वेरी प्रीशियस, मतलब मेरे पास जो बुक्स थे, तो जनरल बुक्स की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, तो इसीलिए यहाँ पर द फ्यू आ गया। ठीक है, तो यही आपको बस नेगेटिव पॉजिटिव कौन सा है ये आपको याद रखना है, ए फ्यू ऑलवेज पॉजिटिव एंड फ्यू इज अ नेगेटिव। ठीक है, और यही वाली सेम चीज लिटिल के साथ भी अप्लाई होता है, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। ओके, यहाँ पर भी एक बिल्कुल सेम है, अ लिटिल इज पॉजिटिव, लिटिल इज नेगेटिव। बस डिफरेंस क्या आ जाएगा कि फ्यू हमेशा हम काउंटेबल चीज़ों के साथ, जिसको हम काउंट कर सकते हैं इसके साथ हम लगाते हैं, और लिटिल अनकाउंटेबल चीज़ों के साथ हम यूज करते हैं, अनकाउंटेबल चीज़ों के साथ हम लिटिल को यूज करते हैं, एंड इज ऑलवेज यूज फॉर काउंटेबल थिंग्स। ओके, तो हो गया, अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टूल की तरफ। यूज ऑफ लेस एंड फ्यूअर। तो जैसे कि मैंने पहले बोला, लेस हम हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं, एंड फ्यूअर हम काउंटेबल नाउन के साथ। जैसे कि देयर इज लेस वाटर इन द बॉटल, वाटर इज एन अनकाउंटेबल नाउन, तो इसके साथ हमने लेस लिखा है। देयर आर फीवर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स एक काउंटेबल नाउन है, गिन सकते हैं इसे हमें, तो यहाँ पर हमने लिख दिया फीवर। ओके, बस इतना सा डिफरेंस है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल, ये आपको याद रखना है। लेस हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के साथ एंड फीवर काउंटेबल नाउन के साथ। ओके, आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट टूल की तरफ, द यूज ऑफ लेस। ये शायद मैंने आपको पहले भी करा चुकी हूँ मैं। लेस के साथ हमेशा हमें शुड लिखना है, नो मैटर व्हाट द सेंटेंस इज, आपको कुछ कुड, माइट, में, वुड कुछ भी नहीं लिखना, इसके साथ हमेशा हमेशा शुड आएगा लेस के साथ, नो मैटर व्हाट द सेंटेंस इज।
सेंटेंस का मीनिंग आपको जो भी समझ में आए इसके साथ आपको हमेशा शुड ही यूज करना है, ऑलवेज एंड ऑलवेज शुड। ओके, ये एकदम बिठा लो दिमाग में। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा रूल है, यहाँ से बहुत सारा एरर्स के क्वेश्चन आते हैं। तो लेफ्ट के साथ हमेशा शुड यूज करना है। यहाँ पर सेंटेंस एग्जाम्पल दिया हुआ है, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, दिस इज द करेक्ट सेंटेंस। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बोला गया है कि लेस्ट इट सेल्फ एक नेगेटिव सेंस कैरी करता है, तो इसके साथ हमें एक्स्ट्रा में कोई नेगेटिव इंडिकेटर्स, हमें नेगेटिव वर्ड्स नहीं चाहिए इसके साथ। तो नॉट यहाँ पर एक्स्ट्रा आ गया। ये जो लेफ्ट एंड शुड है ये खुद खुद एक नेगेटिव सेंस कैरी कर रहा है, तो इसके साथ हमें नॉट की जरूरत नहीं है। तो दिस इज एन इनकरेक्ट सेंटेंस। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, इसके साथ हमें एक्स्ट्रा कोई नेगेटिव वर्ड्स नहीं कैरी कर रहे हैं। ठीक है, चलते हैं रूल नंबर 39 पे, यूज ऑफ एपोस्ट्रोफ। एपोस्ट्रोफी कहाँ पर हम यूज कर सकते हैं, दिस इज अ वेरी सिंपल रूल। देखो एपोस्ट्रोफी एस ना हमें हमेशा लिविंग थिंग्स के लिए यूज करना है, कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स के साथ हम कभी भी एपोस्ट्रोफी एस यूज नहीं कर सकते। एपोस्ट्रोफी का मतलब क्या है, ये पोजीशन को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, पोजीशन को डिस्क्राइब करता है एपोस्ट्रोफी, हमेशा ओन करने की बात करता है। तो ये हम कभी नॉन लिविंग थिंग्स के साथ यूज नहीं कर सकते, इसे हमें हमेशा लिविंग थिंग्स के साथ, जैसे कि देखो टेबल, प्लेट, डोर्स, बोल्ट, बुक, पेज, ये नहीं हो सकता है, गलत है, ये सारे इनकरेक्ट है। ठीक, अब यहाँ पर हमें यूज क्या करना है, हमें ऑफ की मदद से इसको लिखना है, जैसे लेग्स ऑफ द टेबल, बोल्ट ऑफ द डोर, पेजेस ऑफ द बुक, ऐसे हमें लिखना है। एक्सेप्शन देखो, अपोस्ट्रोफी कैन बी यूज फॉर टाइम। अब कहाँ कहाँ पर हम यूज कर सकते हैं वो देखो, एक्सेप्शन टाइम, वेट, डिस्टेंस, प्लेस, ईडियम्स, यूनिट, पर्सोनिफिकेशन एंड हेवनली बॉडी, इसके साथ हम एपोस्ट्रोफी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको एकदम रख लो। हेवनली हेवनली बॉडीज का मतलब है जैसे यूनिवर्सल जो थिंग है, स्टार, मून, अर्थ, ये सारी जुपिटर, सैटर्न, मार्स, इन सबको हम हेवनली बॉडीज बोलते हैं। ये हो गया। फिर कोई कुछ टाइम के बारे में, वेट, डिस्टेंस। ठीक है, ईडियम्स, ये तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ईडियम्स के साथ हमें हमेशा मतलब ईडियम्स के साथ हम यूज कर सकते हैं जैसे प्लेस, यूनिट, तो इसके साथ हमें हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये एक एक्सेप्शन है, इसको रख लेना। एग्जाम्पल देखो, जैसे कि 1 वीक वेकेशन, वीक इज अ टाइम, यहाँ पर हो सकता है। एट आर्म्स लेंथ, अब ये एक ईडियम हो गया, आर्म्स लेंथ ये एक ईडियम हो गया। ठीक है, तो इसके साथ हम यूज कर सकते हैं। वीक इज अ टाइम। द अर्थ एटमोस्फियर, अर्थ इज अ अर्थ इज अ हेवनली बॉडी, हेवनली बॉडी, तो इसके साथ भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, मूविंग ऑन टू रूल नंबर 40, यूज ऑफ सिंपल पास्ट विथ पास्ट टाइम इंडिकेटर्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जब भी कोई सेंटेंस में ना कुछ पास्ट टाइम का कुछ इंडिकेटर्स है, तो वहां पर हमें ओनली एंड ओनली सिंपल पास्ट टेंस ही यूज करना है, और कुछ नहीं, कुछ पास्ट परफेक्ट टेंस या फिर कुछ भी नहीं। सिंपल पास्ट का मतलब है ओनली V1। ठीक है, और कुछ भी नहीं, V3, हैड, ये सब कुछ भी नहीं। अब पास्ट इंडिकेटर्स क्या हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है पास्ट इंडिकेटर्स, वो आपको सेंटेंस के थ्रू समझना है। जैसे कि देखो, आई हैव गॉन टू द मार्केट यस्टरडे। अब देखो यस्टरडे, ये सीधा सीधा हमारे पास्ट के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पर हमें हैव गॉन नहीं लिखना है। हैव गॉन क्या हो गया, हैव गॉन हमारा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, यहाँ पर देखो हैव प्लस V3 आ गया, तो ये परफेक्ट टेंस में चला गया, तो ये हमें यहाँ पर नहीं यूज करना है। यहाँ पर हम ओनली सिंपल पास्ट टेंस यूज करेंगे, जिसका मतलब है आई वेंट टू द मार्केट यस्टरडे। ओके, यहाँ पर भी देखो, द कंपनी शेयर हैव डाइज्ड बाई 93 लास्ट वीक। लास्ट वीक सीधे सीधे पास्ट के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पर हैव डाइड, जो कि परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, यहाँ पर नहीं होगा। दिस इज एन इनकरेक्ट सेंटेंस। करेक्ट क्या होगा, द कंपनी शेयर्स डाइड बाई 93 लास्ट वीक। ये क्या हो गया हमारा, V2 हो गया, ओनली V2। ओके, सर मैंने पर V1 लिख दिया था, ये V2 होगा, तो V2। ओके, आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 41, सर्टेन वर्ड शुड नॉट बी यूज विद मोस्ट। मोस्ट के साथ कुछ कुछ वर्ड्स है जो हमें यूज नहीं करना है। मोस्ट हम कहाँ पर यूज करते हैं, पहले वो देखो। मोस्ट हम
सुपरलेटिव डिग्री के केस में यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि मोस्ट ब्यूटीफुल हो गया। देखो कुछ 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 वर्ड्स के साथ हम मोस्ट बिल्कुल भी नहीं यूज कर सकते, तो इसका रीजन क्या है, क्योंकि कुछ कुछ वर्ड्स इट सेल्फ एक सुपीरियोरिटी की बात करता है। ठीक है, वो इटसेल्फ वो खुद ही एक सुपरलेटिव डिग्री ही है, तो उसके साथ हमें मोस्ट क्या ही लगाएंगे, मतलब वो तो एक्सेस हो जाएगा। तो वर्ड्स कौन कौन से हैं? यूनिक, एक्सीलेंट, परफेक्ट, आइडियल, एंटायर, कंप्लीट। ये सारे वर्ड्स एकदम एकदम रट लो, इनके साथ हमें मोस्ट यूज नहीं करना है, जो कि अगर हम लिख देते हैं तो वो एक्सेस हो जाता है, विच इज इनकरेक्ट। बस इतना सा है। इसके बाद रूल नंबर 42, सुपरफ्लुअस वर्ड्स टू अवॉइड। तो कुछ कुछ चीज़ें इंग्लिश में ऐसे है जो कि हम एक्स्ट्रा लिख देते हैं, हमें मीनिंग, हम जब बोलते हैं तो हमें लगता है कि इसमें तो कुछ एरर नहीं है, बट एरर है। इंग्लिश लैंग्वेज में इसे एरर माना जाता है। तो हम एक्स्ट्रा से कुछ चीज़ें ऐड नहीं करेंगे, जैसे कि देखो पास्ट हिस्ट्री। तो यहाँ पर हिस्ट्री तो इटसेल्फ पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर पास्ट एक एक्स्ट्रा हो गया, तो ये गलत हो गया। ओनली हिस्ट्री। रिटर्न बैक, रिटर्न का मतलब ही है कि बैक करना, तो उसके साथ बैक लिखना सुपरफ्लुअस हो गया। ओनली रिटर्न। कमिंग फ्यूचर, कमिंग फ्यूचर का मतलब ये है कि वो कमिंग आ रहा है। ओनली फ्यूचर। फाइनल कंक्लूजन, कंक्लूजन इटसेल्फ फाइनल की बात करता है, तो यहाँ पर हो जाएगा ओनली कंक्लूजन कंक्लूजन। तो ये सारे रॉन्ग हो गए। ये आपको, ये आप जब सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आपको मीनिंग से ही समझ आ जाएगा कि ये एक्सेस हो गया। एक और भी है, होता है, जैसे कि हम कहते हैं सपोज इफ। ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज इफ ये आता है एग्जाम में, ठीक है। सपोज के साथ साथ इफ दे देंगे और एरर्स में डाल देंगे इसे, तो ये दिस इज रॉन्ग यूज। इधर इसको सपोज लिखो या फिर इफ लिखो, लेकिन एक साथ हम नहीं यूज कर सकते, सपोज एंड इफ ये एक साथ नहीं आएगा। ओके, आगे बढ़ते रूल नंबर 43, यूज ऑफ टिल एंड अनटिल। तो ये बहुत ही सिंपल है, टिल और अनटिल दोनों का मीनिंग तो सेम ही है, और जैसे मैंने कहा था पहले ही कि अनटिल टाइम को डिस्क्राइब करता है, और टिल भी सेम ही है, ये भी टाइम को ही डिस्क्राइब करता है। सेंटेंस के बिगिनिंग में नहीं है, जैसे कि ये देखो टिल आई रिटर्न वेट हियर। तो टिल यहाँ पर बिगिनिंग में आ गया, जो कि गलत है, तो यहाँ पर हम टिल को यूज नहीं करेंगे। ओके, रूल नंबर 44, रूल ऑफ पैरेललिज्म। इसका क्या मतलब है कि एक सेंटेंस में हमें पूरा सेंटेंस का स्ट्रक्चर ग्रामेटिकली एक ही स्ट्रक्चर रखना है। ठीक है, इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि स्ट्रक्चर को हमें एक ही रखना है, स्ट्रक्चर को कभी इधर उधर नहीं करना है, वो एक गलत सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर को हमें सारी जगह पर पूरी सेंटेंस में हमें एक ही मेंटेन करके चलना है। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल, आई लाइक सिंगिंग, डांसिंग एंड टू वर्क। तो यहाँ पर आई लाइक, मुझे क्या क्या पसंद है, अब उस चीज़ के बारे में बताया जा रहा है कि मुझे क्या क्या पसंद है। अब इसमें से देखो सिंगिंग डांसिंग तो ठीक है, लेकिन जब भी वर्किंग की बारी आई तो हमने इसको टू वर्क कर दिया, मतलब इंफिनिटी का यूज कर दिया। लेकिन जब हमने बाकी दो को जब डिस्क्राइब किया वहां पर हमने इंफिनिटी को यूज नहीं किया, तो ये यहाँ पर गलत हो जाता है। तो हमें क्या करना होगा, हम जैसे ही हमने सिंगिंग और डांसिंग को भी को लिखा है, वैसे ही हमें वॉकिंग को भी लिखना है, आई एन जी, विच इज थ्रू आई एन जी फॉर्म। ओके, सिंगिंग डांसिंग एंड वर्किंग, ये हो जाएगा करेक्ट सेंटेंस। अगला वाला देखते हैं, ही आस्क्ड हिज मदर टू कुक, टू रेस्ट एंड प्रिपेयर द डिश। अब यहाँ पर देखो, ही आस्क्ड हर मदर, उसने उसके माँ को बोला, तो क्या क्या करने को बोला है, टू कुक, टू रेस्ट, प्रिपेयर के यहाँ हमने टू को नहीं लिया, तो ये यहाँ पर इनकरेक्ट हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखना है, टू कुक, टू रेस्ट एंड टू प्रिपेयर, तो ये करेक्ट सेंटेंस हो गया। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स पैरेललिज्म का मतलब यही है कि आपको सेम स्ट्रक्चर मेंटेन करते हुए चलना है। ठीक है, आगे आप जब और एरर्स करेंगे तो उसके थ्रू आपको ये और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी इसको। तो अभी के लिए इतना ही याद रखिए, सेंटेंस के थ्रू आपको याद रखना है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि आपको सेंटेंस के थ्रू रूल्स को अगर याद रखेंगे तो वो ज़्यादा आपके दिमाग में रहेगा, rather देन उस रूल का मतलब डेफिनेशन तक। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। रूल नंबर 45। रूल नंबर 45, अ नंबर ऑफ एंड द नंबर ऑफ, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल। ठीक है, स्टार मार्क कर दिया मैंने इसको। अ नंबर ऑफ के साथ हमेशा एक प्लूरल वर्ब आएगा, लेकिन द नंबर ऑफ के साथ एक सिंगुलर वर्ब आएगा। इसको एकदम रख लो दिमाग में। ठीक है, अ नंबर ऑफ प्लूरल, द नंबर ऑफ सिंगुलर वर्ब। अब देखो, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर वेटिंग हियर, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 50। अब यहाँ पर एक चीज, चाहे अ हो या द हो, नंबर ऑफ इसके साथ हमेशा यहाँ पर नाउन जो होगा वो प्लूरल ही होगा, ऑलवेज प्लूरल। ठीक है, ऑलवेज प्लूरल है, ऑलवेज। लेकिन वर्ब जो होगा वो सिंगुलर भी हो सकता है या प्लूरल भी हो सकता है। वो डिफर करेगा कि यहाँ पर ए है या फिर दा है। अगर ए हुआ तो वर्ब हो जाएगा प्लूरल, सॉरी। अगर ए हुआ तो वर्ब हो जाएगा प्लूरल, अगर दा हुआ तो वर्ब हो जाएगा सिंगुलर। ठीक है, यहाँ पर उसी का एग्जाम्पल दिया हुआ है। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर वेटिंग, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 50, अ नंबर ऑफ टिकट्स were sold, अ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज टेकिंग लीगल एक्शन इज इंक्रीजिंग। ठीक है, यहाँ पर बस वर्ब को आपको फॉलो करना है। और ध्यान रखिएगा, ये जो नाउन होगा ये हमेशा प्लूरल होगा, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, दैट्स इट, यहाँ पर इतना ही याद रखना है। रूल नंबर 46, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम। इन तीनों फ्रेजेस के साथ आपको हमेशा पास्ट टेंस यूज करना है। तो ये तीनों सेंटेंस हमेशा फॉलोड बाय पास्ट टेंस। ठीक है, अब कब होगा? जब वहां पर कोई सब्जेक्ट प्रेजेंट होगा तभी हम ऑलवेज इसको पास्ट टेंस में यूज करेंगे। अगर कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता है, देयर इज नो सब्जेक्ट, तब हम उस वहां पर इंफिनिटी का यूज करेंगे, टू प्लस वी वन। ठीक है, जैसे कि देखो, इट इज टाइम टू वर्क हार्ड। यहाँ पर देखो कोई सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, नो सब्जेक्ट। अब ये मत कहना कि ईट एक सब्जेक्ट है। अब ईट देखो, ईट किसका सब्जेक्ट है? इट इट क्लॉज का सब्जेक्ट है। इट इज टाइम, इसका सब्जेक्ट ईट है, पूरे सेंटेंस का सब्जेक्ट ईट नहीं है। तो यहाँ पर हमें अ, हम यहाँ पर टू प्लस वी वन का यूज करेंगे, इंक्रीज का यूज। ठीक है, इट इज टाइम टू आस्क फॉर अ रेज, इट इज टाइम ही वर्क हार्ड। यहाँ पर देखो हमें सब्जेक्ट मिल गया, विच इज ही। तो इसके बाद हमें क्या लगाना है? पास्ट टेंस, इट इज वर्क। ठीक है, इट इज हाई टाइम, वी एक सब्जेक्ट है, तो इसके बाद वर्ब क्या आएगा? वी टू होगा। ठीक है, पास्ट टेंस में होगा, वी वेंट हिम। बस इतना था। द पास्ट वर्ब इन these sentences do not indicate past time but urgency in the present। तो इसका क्या मतलब हुआ? यहाँ पर नोट पर भी लिखा है, मतलब ये कुछ पास्ट टाइम के बारे में डिस्क्राइब नहीं कर रहा है। इसका जो मीनिंग आएगा, इट इज टाइम ही वर्क हार्ड, मतलब यही टाइम है जब वो हार्ड वर्क करे। इसका ये मतलब आता है। ऐसा नहीं है कि कुछ टाइम था जहाँ पर वो, कोई पास्ट टेंस की बात नहीं कर रहा है कि कुछ टाइम पहले वो हार्ड वर्क करता था। ऐसा इसका मीनिंग बिल्कुल भी नहीं है। इसका मीनिंग यही है कि अब उसे हार्ड वर्क करना है। ठीक है, अर्जेंसी, अर्जेंसी, अर्जेंसी मतलब कुछ जरूरी, जरूरत की बात करता है ये। ओके, तो दिस इज रूल नंबर 46। अब आते हैं रूल नंबर 47, यूज ऑफ प्रीपोजिशन विद एंग्री। अब एंग्री के साथ प्रीपोजिशन हम दो लगा सकते हैं। एंग्री के साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन यूज करते हैं हम। कौन कौन से हैं? विथ एंड एट। अब विथ कब लगता है? जब पीपल की बात होती है तो विथ, जब किसी थिंग और सिचुएशन की बात होती है तब एट। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल, ये भी है, इसको भी बिल्कुल रख लो। एंग्री के साथ विथ आता है जब पीपल, एट आता है जब पर्सन। ठीक है, पर जब थिंग्स एंड सिचुएशन की बात, थिंग्स, थिंग्स के साथ एट, पीपल के साथ विथ। जैसे कि देखो, शी वॉज एंग्री विद हर ब्रदर, ब्रदर पीपल की बात हो गई तो विद आ गया। ही वॉज एंग्री एट द डीले, डीले कोई पर्सन की बात नहीं कर रहा है, सिचुएशन है, तो वहां पर हमने एट डाल दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल नंबर 40, डिफरेंस बिटवीन डिसाइड एंड डिसाइड्स।
अब यहाँ पर देखो, जब भी यहाँ पर एक एस आ गया तो इसका मीनिंग बिल्कुल बदल जाएगा। दोनों वर्ड्स बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग से इसका। वो क्या है, बिसाइड का मतलब है कि नेक्स्ट टू और बाय द साइड ऑफ, ठीक है। और बिसाइड्स जब आ गया इसका मतलब इन एडिशन टू, मतलब एक्स्ट्रा, इन एडिशन टू, ठीक है। दोनों का बिल्कुल अलग मतलब है। जैसे कि शी सैट बिसाइड मी, मतलब वो मेरे पास में बैठा था, इसका मतलब पास हो गया। अब यहाँ पर देखो, बिसाइड्स स्टडीइंग ही ऑल्सो प्लेज फुटबॉल, यहाँ पर बिसाइड्स है, एक है यहाँ पर एक्स्ट्रा। तो इसका क्या मतलब आएगा कि स्टडीइंग के साथ एडिशनली वो क्या करता है, वो फुटबॉल खेलता है, ठीक है। तो समझ में आ गया मेरी, यहाँ पर एक एडिशनल का सेंस आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है नेक्स्ट, नेक्स्ट में। तो यही है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है आपको। इसके बाद देखो रूल नंबर 49, डिफरेंस बिटवीन सो एंड सच। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल। अब देखो, सो क्या है, सो यूज बिफोर एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, एंड सच इज यूज बिफोर एडजेक्टिव प्लस नाउन। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि सो एक एडवर्ब है, सो इज एन एडवर्ब एंड सच इज एन एडजेक्टिव। और मैंने आपको पहले ही बोला था कि एडवर्ब किससे किसको डिस्क्राइब करता है। एडवर्ब हमेशा वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब इसको डिस्क्राइब करता है। और एडजेक्टिव किसको डिस्क्राइब करता है, एडजेक्टिव हमेशा नाउन और एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। तो अगर नाउन हो तो उसके पहले हमेशा एडजेक्टिव होगा, एंड अगर एडजेक्टिव हो तो उसको हमेशा एडवर्ब डिस्क्राइब करेगा। बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है। एंड वर्ब बात को भी हमेशा एडवर्ब ही डिस्क्राइब करेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप बस इतना अगर आपने याद कर लिया कि सो एडवर्ब है एंड सच इज एन एडजेक्टिव, तो आपको ये रट जाएगा बिल्कुल, ठीक है। ये आपको याद करना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब एग्जाम्पल देखो, ही इज सो इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट यहाँ पर क्या है, इंटेलिजेंट इज एन एडजेक्टिव, तो इसके साथ हमें क्या यूज करना है, एडवर्ब यूज करना है। तो यहाँ पर हमने सो लिख दिया। शी रैन सो क्विकली। अब क्विकली क्या है, क्विकली एक एडवर्ब है। अब देखो, एडवर्ब को भी यहाँ पर क्या डिस्क्राइब करता है, एडवर्ब को भी एडवर्ब ही डिस्क्राइब करता है। एडवर्ब को एडजेक्टिव नहीं डिस्क्राइब करता। तो भी यहाँ पर हमने सो लिख दिया। अब यहाँ पर देखो, ही इज सच एन इंटेलिजेंट बॉय। अब यहाँ पर एन आ गया, एन एक आर्टिकल है, एन एक आर्टिकल है, एंड आर्टिकल हमेशा नाउन के पहले आता है। तो इंटेलिजेंट बॉय ये यहाँ पर नाउन हो गया, नाउन का काम कर रहा है। और नाउन के पहले क्या आएगा, नाउन के पहले हमेशा एडजेक्टिव आएगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया सच, विच इज एडजेक्टिव, ठीक है। यहाँ पर देखो, इट वॉज सच अ ब्यूटीफुल बॉय। अब ए क्या आ गया, आर्टिकल, आर्टिकल के बाद हमेशा नाउन आता है, तो ब्यूटीफुल बॉय इज अ नाउन। और यहाँ पर सच हो जाएगा एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन को हमेशा एडजेक्टिव डिस्क्राइब करता है, याद रखना। नाउन को अगर डिस्क्राइब करता है तो वो एडजेक्टिव होगा, अगर वर्ब एडजेक्टिव और एडवर्ब को डिस्क्राइब करता है तो वो एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एडजेक्टिव को देख के आपको शायद कंफ्यूजन हो रहा है। कभी कभी एडजेक्टिव के साथ भी एडजेक्टिव हो जाता है, लेकिन यहाँ पर इस केस में आप इसको भूल जाए। आपको बस इतना याद रखना है कि अगर नाउन के साथ नाउन को डिस्क्राइब करना है तो एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव एडवर्ब और वर्ब को डिस्क्राइब करना है तो एडवर्ब होगा, बस। सो क्या है, सो एडवर्ब है, एंड सच क्या है, सच एडजेक्टिव है। तो इसी अकॉर्डिंग आपको सेंटेंसेस को लिखना है, ठीक है। तो बस इतना ही है। आगे बढ़ते रूल नंबर 50, डिफरेंस बिटवीन टू एंड वेरी। टू और वेरी के बीच में डिफरेंस क्या होगा, टू का मतलब है कि मोर देन नेसेसरी, मतलब एक्सेस, इसका मतलब हो गया एक्सेस, ठीक है, कुछ ज्यादा मात्रा में है, अतिरिक्त है, इसको हम टू कहते हैं, ठीक है। और वेरी का मतलब क्या है, वेरी मतलब अ वेरी हाई डिग्री, मतलब अच्छा, कुछ अच्छा हम लोग कह रहे हैं, ठीक है। बस टू को याद रखो, टी डबल ओ, इसका मतलब है एक्सेस, ठीक है। अब देखो, द टी इज वेरी हॉट। अब हॉट को हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक्सेस हॉट। हॉट को अगर हमें डिस्क्राइब करना है तो इसे हम एक्सेस नहीं कह सकते कि यहाँ पर एक्सेस हॉट है, ऐसा हम नहीं कहते। यहाँ पर बहुत हॉट है, बहुत गर्मी है, तो बहुत का सेंस आ रहा है, तो वहां पर हम लोग वेरी लिखेंगे, ठीक है। अब टी इज टू हॉट टू ड्रिंक। अब ये देखो,
और एक चीज कि टू को हम नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं। अब वेरी का कुछ नेगेटिव सेंस नहीं होता, न्यूट्रल और पॉजिटिव सेंस होता है। यहाँ पर देखो टी इज वेरी हॉट, टी को डिस्क्राइब किया जा रहा है कि वो गर्म है। तो यहाँ पर कुछ भी एक्सेस का कुछ सेंस यहाँ पर नहीं आ रहा है, ना ही कुछ नेगेटिव कुछ सेंस यहाँ पर डिस्क्राइब हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग वेरी लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो टी इज टू हॉट टू ड्रिंक, यहाँ पर टी डबल ओ टू आ गया है, तो मतलब इसका सेंस एक नेगेटिव जा रहा है, मतलब कि ये एक्सेस, मतलब टी को ड्रिंक ही नहीं किया जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, वो एक्सेस हॉट है। तो यहाँ पर एक एक्सेस का सेंस यहाँ पर कैरी हो रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पर टू लिखा है, ठीक है। इसीलिए हमने यहाँ पर टी डबल ओ टू लिखा, वेरी हमने यहाँ पर नहीं लिखा, ठीक है। एक नेगेटिव सेंस भी है इसके साथ, तो इस वजह से, ठीक है। तो इसका आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं हमारे लास्ट रूल की तरफ, विच इज डिफरेंस बिटवीन सम एंड एनी। इसका भी बिल्कुल पहले जैसा ही है। सम हम लोग एफर्मेटिव सेंटेंस में, यानी कि कुछ पॉजिटिव सेंटेंस में हम सम को यूज करते हैं, एंड एनी को हम हमेशा नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस में, यानी कि जहाँ पर क्वेश्चन मार्क होता है वहां पर हम लोग इसे यूज करते हैं इन सेंस ऑफ नेगेटिव, ठीक है। जैसे कि आई हैव सम बुक्स, नेगेटिव सेंस नहीं है, तो यहाँ पर सम होगा। डू यू हैव डैश, डैश लिखते थे डैश बुक, तो यहाँ पर डू यू हैव डैश बुक्स क्या है, क्वेश्चन मार्क है, मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो यहाँ पर हम एनी लिख देंगे, ठीक है। आई डोंट हैव एनी बुक्स, अब यहाँ पर देखो आई डोंट नेगेटिव आ गया, नेगेटिव सेंस, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एनी। वुड यू लाइक सम टी, अब यहाँ पर देखो वुड यू लाइक टी, तो कोई भी नेगेटिव सेंस नहीं है, पॉजिटिव कुछ चीज़ों के बारे में बात कर रहा है। अब यहाँ पर आप बोलोगे कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क तो है, तो इंटरोगेटिव भी हो गया, फिर एनी भी हो सकता है, लेकिन नहीं, एनी नहीं होगा, क्योंकि प्राइमरी रूल क्या है, बेसिक फंडामेंटल क्या है कि एफर्मेटिव सेंटेंस के साथ सम आएगा, नेगेटिव सेंटेंस के साथ एनी आएगा, पॉजिटिव सेंटेंस से यहाँ पर, तो हम यहाँ पर इसलिए इसको सम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कुछ डाउट्स हो तो आप नीचे कमेंट्स में से लिख सकते हैं। इस सीरीज को आप कंटिन्यू कीजिए, पूरा कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा इफ़ यू हैव एनी डाउट। फर्दर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।